Hello everyone and welcome back to my channel Easy English Literature. Our today's topic is Anglo-Norman period, important poets and works. So before we start, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Now last video में हमने डिस्कस किया था कि मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है 1066 AD टू 1500 AD और उसको तीन पार्ट्स हैं, बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड एज ऑफ रिवाइवल. बिफोर चौसर इज़ फ्रॉम 1066 टू 1204 AD और इसे हम बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड. तो आज हम इसी एंग्लो नॉर्मन पीरियड के इम्पॉर्टेंट पोएट्स एंड वर्क्स डिस्कस करेंगे. And if you want to know the historical background and the literary background of this period, तो आप मेरा इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं. लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स बिगिन. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में 3 मैटर्स बहुत प्रोमिनेंट थे. मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस एंड मैटर ऑफ रोम. नाउ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट इज़ जॉफ्री ऑफ मनमाउथ. जॉफ्री ऑफ मनमाउथ ने लिखा हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, दैट मीन्स हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, और ये लिखा गया लेटिन लैंग्वेज में. तो जो किंग लियर की जो अर्लीस्ट वर्जन है स्टोरी का और जो लेजेंड्स हैं किंग आर्थर की, वो यहाँ से ली गई जॉफ्री ऑफ मनमाउथ की हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया से. अब किंग आर्थर के लेजेंड्स में हमें ये ध्यान रखना है कि किंग आर्थर के 12 नाइट्स हुआ करते थे जो कि एक राउंड टेबल पे बैठा करते थे और वो हमेशा कोई ना कोई क्वेस्ट पे जाते थे. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेस्ट जिस पे वो गए थे वो थे टू फाइंड दी होली ग्रेल. होली ग्रेल क्या है? होली ग्रेल वो यूटेंसिल है, वो बाउल है जिसमें जीसस क्राइस्ट ने अपना लास्ट सपर खाया था. ओके, तो दिस वाज अबाउट किंग आर्थर एंड हिज 12 नाइट्स. अब हमें पता है कि इसमें किंग आर्थर के बारे में बताया है, तो ऑब्वियसली ये हुआ मैटर ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, तो ये मैटर ऑफ ब्रिटेन से है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट इज़ वेस. वेस ने लिखा रोमन डी ब्रिट. रोमन डी ब्रिट जो है वो रोमन और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया एंड दिस वाज द वर्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ये वर्स हिस्ट्री थी ब्रिटेन की. नेक्स्ट इज द पोएट लेमन. लेमन ने लिखा ब्रिट. ब्रिट लिखा इंग्लिश में. ठीक है, इट वॉज नेम्ड ऑफ ब्रिटेन्स माइथिकल फाउंडर ब्रूटस ऑफ ट्रॉय. ब्रिटेन का जो माइथिकल फाउंडर है ब्रूटस ऑफ ट्रॉय, उनके ऊपर ये लिखा गया. ना हु वॉज ब्रूटस ऑफ ट्रॉय? हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड में पढ़ा था कि जो ब्रिटॉन्स रहा करते थे और उन पे 3 जर्मनिक ट्राइब्स ने इन्वेड किया. वो ब्रिटॉन्स जिस लैंड पे रहते थे वो लैंड पहले ही ढूंढा जा चुका था ब्रूटस ऑफ ट्रॉय के द्वारा. ओके, बट देन वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ 3 जर्मनिक ट्राइब्स के आने के बाद. सो हम लोग ये बोलते हैं कि जो माइथिकल फाउंडर हैं इंग्लैंड के या ब्रिटेन के वो है ब्रूटस ऑफ ट्रॉय और उन पे लिखा गया था ब्रिट और ये था इंग्लिश लैंग्वेज में. तो जॉफ्री ऑफ मनमाउथ का हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया लेटिन में, वेस का रोमन डी ब्रिट फ्रेंच में और नॉर्मन में, एंड लेमन का ब्रिट इंग्लिश में. अब एक और इम्पॉर्टेंट पोएट हैं इस एज के. ही इज़ पर्ल पोएट. अब नाउ व्हाट इज़ पर्ल पोएट? एक्चुअली इन पोएट ने एक पोएम लिखी थी पर्ल और हमें इनका नाम नहीं मालूम है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पर्ल पोएट. तो पर्ल पोएट की 4 इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं. पर्ल, प्यूरिटी और क्लेनलीनेस, पेशेंस एंड सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट्स. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट्स की. सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट्स एक शिवेलरिक रोमांस है. ऑब्वियसली नाइट्स वर्ड आते ही हमें समझना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो शिवेलरी होएगी ही. तो सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट्स एक शिवेलरिक रोमांस है और इसमें दिखाया गया है कि एक नाइट है जो किंग आर्थर के यहाँ आता है और वो जो 12 नाइट्स बैठते थे राउंड टेबल पे, उन्हें चैलेंज करता है कि तुम मुझे अटैक कर सकते हो, बट शर्त ये रहेगी कि 1 साल बाद जो भी मुझे अटैक करेगा वो मुझे ढूंढने आएगा और फिर मैं उसे अटैक करूँगा.
तो एक नाइट जो सर गेवियन है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे उस टाइम पे अटैक करते हैं, उसे बी हेड कर देते हैं, उसका सर हटा देते हैं। और वो जो नाइट जो चैलेंज कर रहा था वो अपना हेड लेके वहाँ से चला जाता है। 1 साल के बाद में सर गेवियन उस नाइट की सर्च पे जाते हैं, उन्हें वो नाइट मिलता है और उसके बाद वो नाइट सर गेवियन पे अटैक करता है। तो ये पूरी स्टोरी है सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट्स की। ये एक शिवाल्रिक रोमांस है और इसे बाद में लेटर एजेस में पॉपुलराइज किया गया बाय J.R.R. टॉकिन के द्वारा। अब हम समझ लेते हैं बाकी 3 पोएम्स। एक है पर्ल। पर्ल जो है वो एक ड्रीम ऑफ फादर का है जिसने लॉस्ट हिज डॉटर। एक फादर है जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है और वो ड्रीम में अब अपनी बेटी को एक एंजलिक फॉर्म में देख रहे हैं। तो ये है पर्ल। फिर है प्योरिटी और क्लेanलीनेस। तो प्योरिटी और क्लेanलीनेस में दिखाया गया है वर्च्यूज़ ऑफ क्लेanलीनेस ऑफ बॉडी एंड डिलाइट्स ऑफ मैरिड लव। बॉडी के क्लेanलीनेस के क्या क्या वर्च्यूज़ हैं और मैरिड लव के क्या डिलाइट्स हैं, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो इस पोएम में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज़ पेशेंस। पेशेंस के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि वल्गेट्स ने जो बाइबल लिखी थी वो इसका सोर्स थी। तो ये जो 3 हैं, प्योरिटी या क्लेanलीनेस, पर्ल, प्योरिटी और क्लेanलीनेस एंड पेशेंस, ये तीनों ही रिलीजियस पोएम है और सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट्स शिवाल्रिक रोमांस है। और ये चारों ही पोएम एक सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। नाउ we'll discuss the 4 important poems of this age. First is Chanson de Geste. Chanson de Geste को हम बोलते हैं Songs of Deeds. ये पोएम है टू प्रेज द नोबल्स एंड नाइट्स दैट वेंट टू सेव देयर कंट्री। जो नोबल्स और नाइट्स अपनी कंट्री को सेव करने जाते हैं, वॉर के लिए जाते हैं, उनके ऊपर ये पोएम है सॉन्ग्स ऑफ डीड्स। एक्चुअली शॉन्शर डी जोस्टे एक जॉनर है और उसमें अलग अलग सॉन्ग्स हैं। तो एक सॉन्ग है सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड जो है वो शार्ले मैग्ने के ऊपर लिखा है। शार्ले मैग्ने जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो जो हमने हिस्टोरिकल और लिटरेरी बैकग्राउंड पे बनाया था उसमें समझा था कि शार्ले मैग्ने कौन है। ये एक फ्रेंच रूलर थे। तो सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड जो है वो अबाउट शार्ले मैग्ने है और ये बेस्ड है ऑन बैटल ऑफ रॉन्सीविक्स। शार्ले मैग्ने ने एक बैटल किया था, बैटल ऑफ रॉन्सीविक्स, उस पे बेस्ड है ये सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आउल एंड नाइटिंगेल। आउल एंड नाइटिंगेल एक डिबेट पोएम है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत टाइम तक डिबेट पोएम नहीं लिखी जाती थी, मगर आउल एंड नाइटिंगेल एक ऐसी डिबेट पोएम है जो इतने पहले यानी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ही लिख दी गई थी। आउल एंड नाइटिंगेल में क्या दिखाया है कि 2 बर्ड्स हैं, आउल और नाइटिंगेल, और वो आपस में डिबेट कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर, और बाद में वो कौन जीता इसका सल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं मास्टर निकोलस के पास। वेंट टू मास्टर निकोलस फॉर सल्यूशन। ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है कि आउल एंड नाइटिंगेल जो है वो किसके पास जाते हैं, तो वो जाते हैं मास्टर निकोलस के पास। बट देन मास्टर निकोलस भी कोई एक्चुअल सल्यूशन नहीं देते हैं कि आउल जीता या नाइटिंगेल जीता। नेक्स्ट पोएम इज कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी मीन्स रनर्स ऑफ द वर्ल्ड। okay, runners of the world, and the poem describes the history of world as described by Bible. बाइबल ने जो वर्ल्ड की हिस्ट्री डिस्क्राइब करी है उसी को लेकर लिखी गई है कर्सर मुंडी। इसकी मेन जो थीम है वो है मैंस रिडेम्पशन। ठीक है, तो हमें पता है कि बाइबल में दिखाया है कि 7 एजेस ऑफ सैल्वेशन होती हैं, सैल्वेशन की 7 एजेस होती हैं। तो ये पोएम भी इन 7 एजेस ऑफ सैल्वेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड की गई है 7 पार्ट्स में, और बेसिक जो थीम है वो है मैंस रिडेम्पशन। द लास्ट इज एनक्रीन रिवले। एनक्रीन रिवले, ये याद रखना है कि दिस इज़ अ प्रोज। ओके, एनक्रीन रिवले इज़ अ प्रोज एंड इट्स अ गाइड फॉर एंक्रेसिस। एंक्रेसिस कौन होती थी? एंक्रेसिस होती थी लेडीज़ जो भगवान की सेवा करती हैं। ठीक है, तो उन एंक्रेसेस के लिए ये गाइड है और ये 8 पार्ट्स में लिखी गई है। ओके, तो जो 2nd और 7th पार्ट है वो डील करता है इनर लाइफ ऑफ एंक्रेसेस से, और जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो डील करते हैं आउटर लाइफ ऑफ
एंक्रिसिस, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स में है एंड इट्स अ प्रोज. So this was all about the important works and poets of Anglo-Norman period. If you want to understand the literary background, historical or cultural themes during this time, so you can switch to the video 1, part 1 of Anglo-Norman period. So friends, this was all about this video. If you like it, please like it, share it, subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best, keep learning, bye bye.